चलिए बच्चों, आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल आपको याद करना है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। और फिर हम लोग डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर देखेंगे। लिमिटेशन ऑफ बोहर मॉडल, यहाँ पे मैंने 5-4 लाइनें लिखी हैं, लेकिन 5 चीज़ें हैं। पहले एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिया। तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम था, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाया, ठीक। लेकिन ये कोई भी ऐसा एटम ले लूँ जिसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये उसके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, उसमें मैंने हीलियम गैस भरने के बाद उसे इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी दी। उसके बाद इसके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए, ऊपर चले गए। फिर जब इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो उसने एनर्जी रिलीज करी। मैंने उसे प्रिज्म से पास किया। पास करने के बाद मैंने उसको फोटोग्राफिक प्लेट पर उसकी मैंने इंप्रेशन लिए। तो जो इंप्रेशन आए वो क्यों आए, कहाँ आए, कैसे आए, इनके बारे में ये नहीं बता पाया। यानी कि सिंपल सी बात क्या है कि ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अलावा किसी और स्पेक्ट्रम को, किसी और मॉलिक्यूल या किसी भी ऐसे कंपाउंड के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को ही कर पाया। ये हाइड्रोजन को एक्सप्लेन कर पाया, हीलियम प्लस इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था कर पाया, लिथियम 2 प्लस इसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, इन्हें एक्सप्लेन कर पाया। लेकिन सिंपल हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन थे, लिथियम 3 इलेक्ट्रॉन थे, इनके स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि उनकी ऐसी लाइनें क्यों आ रही हैं। तो इट इज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन यानी कि मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। एग्जांपल हीलियम, हाइड्रोजन के अलावा कि मतलब यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अलावा 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जिस मॉलिक्यूल या एटम के अंदर है, उसके स्पेक्ट्रम को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी बात, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। देखो, जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट क्या है कि स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड में ले आऊँ तो उनमें स्प्लिटिंग ऑब्जर्व की गई, और इलेक्ट्रिक फील्ड में ले आऊँ तो भी उनमें स्प्लिटिंग ऑब्जर्व की गई। तो ये स्प्लिटिंग क्यों होती है ये नहीं बता पाया। हालांकि आप 12th फिजिक्स में पढ़ लेंगे जीमान इफेक्ट और स्टार इफेक्ट, वहाँ पर क्यों, कहाँ, कैसे बताई जाएगी। तो फिलहाल इसकी एक लिमिटेशन है, ही कुड नॉट एक्सप्लेन द जीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। फिर अगली है कुड नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रोगली एंड हेजनबर्ग प्रिंसिपल। डी ब्रोगली और हेजनबर्ग प्रिंसिपल हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं कुछ बात नहीं कहूँगा। मैंने हेडिंग भी डाल रखी है, डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर यानी कि डी ब्रोगली। तो जब डी ब्रोगली पढ़ेंगे तो अपना समझ जाएंगे कि डी ब्रोगली और हेजनबर्ग को एक्सप्लेन क्यों नहीं कर पाया। इसके बाद है इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम टू फॉर्म द मॉलिक्यूल बाय द केमिकल बॉन्ड। ये बताने की जरूरत नहीं है भाई, उस टाइम पर सिर्फ ये एटम बात कर रहे थे, मॉलिक्यूल की बात थी ही नहीं। तो ये नहीं बता पाया कि हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 क्यों बनाता है, कार्बन 4H के साथ कंबाइन करके CH4 क्यों बनाता है। यानी कि जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, कोवलेंट बॉन्ड्स, उनके बारे में ये कुछ नहीं बता पाया। और साथ ही साथ ये एक बात और नहीं बता पाया, आप लोग जानते हैं उसने कहा था एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू में NH/2π होता है। तो इसने ये एक्सप्रेशन दे तो दिया था कि भाई ये ऐसा होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है इस चीज़ को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो 5वां फैक्टर जो था NVR इक्वल्स टू में NH/2π को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने ड्राइव दे दी थी कि ऐसी कोई ड्राइव होती है, लेकिन इसके बारे में ये कुछ भी नहीं कह पाया कि ऐसा क्यों। चलिए अब देखेंगे हम ड्यूअल बिहेवियर ऑफ अ मैटर, डी ब्रोगली स्टेटमेंट। डी ब्रोगली ने क्या कहा, ध्यान समझो। डी ब्रोगली कहता है, डी ब्रोगली से दैट ऑल मैटर हैविंग अ बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर, इट मीन्स दैट जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन शुड आल्सो हैव अ मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ। समझा देता हूँ क्या कहना चाहता है। पहले आप ध्यान समझिए, पहले इसने बोला डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। ये कहना चाह रहा है कि मैटर के अंदर वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है। पहले मैं कुछ ऐसा एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ जिससे आपको ना वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बारे में कुछ कन्फर्म हो जाए। जैसे मान लीजिए मैंने एक काम किया कि मैंने इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन रखा, इस जगह पर ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन रखा, ठीक। अब इस इलेक्ट्रॉन पे मैंने सनलाइट फेंक के मारी, सनलाइट। जब मैंने इस पर सनलाइट फेंक के मारी, तो सनलाइट फेंक के मारी मैंने इस पर, ठीक। अच्छा, ऐसे समझने की कोशिश कीजिए पहले आप। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ आपको मैं हूँ इस जगह पर, बात क्लियर, और मेरे पास ना आप ना एक काम कीजिए, टॉर्च फेंक के मारिए। मैं ऐसे खड़ा हूँ, टॉर्च की लाइट फेंक के मारिए। क्या मैंने मूवमेंट की? मैं ऐसे खड़ा हूँ और मेरे पे टॉर्च की लाइट फेंक के मारिए। क्या मेरे को बहुत तेज लगी? तो टॉर्च की लाइट मुझ पर फेंक के मारने से मैं ऐसे खड़ा था, ऐसे ही खड़ा रहा। अब एक बड़ा सा पत्थर लीजिए, मेरे सर में दे के मारिए, तो मैं तुरंत नीचे लौट जाऊंगा।
तो जो पहले जो टॉर्च की लाइट जो मुझ पे पड़ी थी, जैसे बल्ब की लाइट जो मुझ पे पड़ रही है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी कि ये जो लाइट है ये इसमें वेव नेचर 99.9999% है, और पत्थर जो था उसमें पार्टिकल नेचर 99.99% था। यानी कि अगर आप मुझे पत्थर फेंक के मारेंगे तो किसी पार्टिकल के मुझसे टकराने से मुझ पे मूवमेंट शो होगी। यानी कि अगर कोई पार्टिकल मुझ पर टकराएगा, पहले ध्यान समझिए, थोड़ा सा एक अलग से व्यू मैं देना चाहता हूँ, फिर मैं इसको एक बार आपको यहाँ ले आऊँगा कि मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, अगर आप मुझ पर बड़ा सा पत्थर, क्योंकि मैं पार्टिकल हूँ भाई, हालांकि मुझ में पार्टिकल नेचर भी है, वेव नेचर भी है। पार्टिकल नेचर में 99.9999% है और वेव नेचर 0.00001% है, तो मेरा वेव नेचर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बात क्लियर, लेकिन पार्टिकल नेचर दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक, सामने से किसी ने एक बड़ा सा पत्थर मेरे को फेंक के मारा, तो अब मेरे में पार्टिकल नेचर था और सामने से एक पार्टिकल मुझसे टकराया तो मैंने मूवमेंट शो करी, बात क्लियर। अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ये बल्ब मेरे पे लगातार रोशनी फेंक के मार रहा है, मैं कोई मूवमेंट ही शो नहीं कर रहा, क्योंकि जो बल्ब मेरे पे फेंक के मार रहा है वो वेव फेंक के मार रहा है, तो वेव के फेंक के मुझ पर मारने से मैंने मूवमेंट शो नहीं की। अब जरा ध्यान समझना इस बात को। अब इसी तरह से मैं एक काम करता हूँ, मैंने एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, टॉर्च से लाइट फेंक के मारी, इसने मूवमेंट नहीं शो करी, यानी कि जो मैं इसमें फेंक के मार रहा हूँ लाइट, यानी कि उसमें वेव नेचर है। अब ये पेन है, मैंने इसमें फेंक के मारा तो इसने मूवमेंट शो करी, यानी कि जो इस पेन से टकराया वो पार्टिकल है, पहले टॉर्च की लाइट फेंक के मारी, इसने मूवमेंट शो नहीं करी, तो जो इससे टकराया वो वेव है, और जो अब ये जो इससे टकराया, जिसके टकराने से मूवमेंट शो करी, तो ये पार्टिकल है। अब मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रॉन एक ऐसी चीज है जिसके अंदर पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों शो होते हैं। देखो, दोनों हर एक मैटर के अंदर है, जो भी माइक्रो, जैसे मान लो मैं हूँ, मेरे अंदर भी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों है, लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन के आपको वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों दिखा सकता हूँ। देखेंगे कैसे। अगर मैं एक काम करूँ, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है इस जगह पर, बात क्लियर, और इसका मास है 9.1 इंटू 10⁻³ kg। ठीक, आपने बचपन में कंचे खेले होंगे, नहीं खेले तो आपको मैं बता दूं, अगर ये एक कंचा है, बात क्लियर, और ये ब्लैक वाला दूसरा कंचा है, और दोनों का मास सेम है, तो अगर ये कंचा, मान लीजिए मैं कह रहा हूं ये 10 की स्पीड से इसकी तरफ बढ़ा और ये रेस्ट पर था, तो जब ये कंचा इससे टकराएगा और अगर दोनों का मास सेम है तो ये इसकी स्पीड से आगे जाएगा, मतलब ये 10 की स्पीड से ही आगे जाएगा और ये इसकी स्पीड पे जाके रेस्ट पे चला जाएगा। यानी कि सिंपल सी बात है, अगर ये कंचा है 10 ग्राम का, ये दूसरा कंचा है 10 ग्राम का, ये 10 की स्पीड से आया, इससे टकराया, तो ये वेलोसिटी एक्सचेंज कर लेंगे, ये अपनी वेलोसिटी इसे दे देगा और ये अपनी वेलोसिटी इसे दे देगा। अब ये इधर था, ये 10 की स्पीड से इसे टकराया तो इसकी स्पीड से ये आगे जाएगा और ये रेस्ट पर आ जाएगा। ठीक, अब मैं बताता हूं, यानी कि इसके टकराने से इसने मूवमेंट शो करी, इसने मूवमेंट शो करी, किसके टकराने से, इसके टकराने से, यानी कि ये पार्टिकल है, वहीं अगर ये रेस्ट पर कंचा है, इसमें मैं टॉर्च से लाइट मारूं तो इस कंचे पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इससे में एक इलेक्ट्रॉन टकराया, जब इससे एक इलेक्ट्रॉन टकराया तो ये इसकी स्पीड से आगे चला जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इसके टकराने से मूवमेंट शो कर रहा है, तो यानी कि इस इलेक्ट्रॉन में जरूर पार्टिकल नेचर है, क्यों भाई, ये इलेक्ट्रॉन था, हाँ या ना। जब ये इलेक्ट्रॉन था और इससे पीछे से एक इलेक्ट्रॉन टकराया और इस इलेक्ट्रॉन के टकराने से ये रेस्ट से मूवमेंट पे चला गया, तो इसका मतलब इससे जो टकराया है वो पार्टिकल है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर है, क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे के मारूंगा तो वो मूवमेंट शो करेंगे, यानी कि इस बात का सबूत है कि उनमें मास है और वो पार्टिकल नेचर शो करते हैं। अब डी ब्रोगली ने एक बात बताई, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर, तो मैंने आपको बता दिया कि दो इलेक्ट्रॉन जब आपस में टकराएंगे तो वो मूवमेंट शो करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स में पार्टिकल नेचर है। फिर उसने एक बात और बोली कि अगर मैं एक पत्थर को फेंक के मारूं, ये एक पत्थर है, इसे मैं फेंक के मारूं तो ये सीधा जाएगा, ये पत्थर सीधा जाएगा, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारूं तो वो सीधा नहीं जाता है, वो वेव की तरह जाता है, वो इस तरह से मूव करेगा। यानी कि अब यहां से इसकी मूवमेंट से ये बात साबित होती है कि इसमें वेव नेचर भी है।
100% वेव नेचर नहीं है, 100% वेव नेचर नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ कुछ बिहेवियर तो वो पार्टिकल जैसा दे रहा है और कुछ बिहेवियर वो वेव जैसा दे रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को मूव करते देखूं तो पार्टिकल को अगर मैं फेंकता हूं तो वो सीधा जाता है, पत्थर को फेंका सीधा गया। इलेक्ट्रॉन को फेंकता हूं तो वो ऐसे जा रहा है, तो यार ये तो वेव की तरह जा रहा है, तो मैं कहूँगा इसमें वेव नेचर है। और इसी तरीके से अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन पर दूसरा इलेक्ट्रॉन फेंक के मारूं तो वो मूवमेंट शो कर रहे हैं, तो यानी कि सिंपल सीधी बात है, पार्टिकल नेचर भी है। तो इसने बोला कि मैटर के अंदर दो तरह के नेचर होते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। अगर मास कम होगा, जितना मास कम होगा वेव नेचर बढ़ेगा, पार्टिकल नेचर कम होगा, और जितना मास ज़्यादा होगा पार्टिकल नेचर ज़्यादा होगा, वेव नेचर कम होगा। जैसे मैं हूँ, मेरा मास ज़्यादा है तो मेरा पार्टिकल नेचर ज़्यादा है, वेव नेचर आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका पार्टिकल नेचर भी ऑब्जर्व हो जाता है और वेव नेचर भी ऑब्जर्व हो जाता है। अब भाई पार्टिकल का काम है सीधे जाना, अब इलेक्ट्रॉन जा रहा है ऐसे घूम करके, तो ये तो वेव का काम कर रहा है, तो वेव नेचर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझेंगे इस चीज़ को। ये मैंने बात बता दी, इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चलना इस तरीके से वेवलेंथ बनाकर चलना, इस बात का सबूत है कि वेव नेचर है, ठीक है जी। और दो इलेक्ट्रॉन के आपस में टक्कर से मूवमेंट शो होना, इस बात का सबूत है कि टक्कर खाने से मूवमेंट शो हो रही है, तो वो पार्टिकल नेचर हो गया। अब कहानी क्या है इस जगह पे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। जैसे मैं एक फुटबॉल को फेंक के मारूं, तो फुटबॉल को फेंक के मारूंगा तो सीधा चलेगा, तो उसका वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो उसमें सिंपल न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगेंगे। तो सिंपल सीधी बात ये है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पर हम लोग वेव नेचर ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसीलिए डी ब्रोगली ने ये बात बोली है, ये बात बोहर ने नहीं बोली थी, ध्यान रखना। बोहर ने तो ये बात बोल दी थी, ध्यान सुनना। बोहर ने तो ये बात कर दी थी, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे मूव करेगा सर्कुलर पाथ में। लेकिन कहानी क्या है, डी ब्रोगली ने कहा ऐसे नहीं भाई, ऐसे वेव की तरह मूव करेगा इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, ये बात बोली थी। तो बोहर की ये लिमिटेशन भी है कि उसने इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट दिखा दी थी वो ऐसे सीधी दिखा दी थी पार्टिकल की तरह, लेकिन हकीकत में जो उसकी मूवमेंट थी, जो डी ब्रोगली ने प्रूव करी कि वो वेव की तरह मूव हो रहा था। तो इसलिए लिमिटेशन ऑफ बोहर में ये बोला गया है कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द डी ब्रोगली एंड हेजलबर्ग प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली का जो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, कौन, बोहर। बात क्लियर। तो डी ब्रोगली का सिंपल से एक बात है कि सभी मैटर के अंदर वेव नेचर भी होता है, पार्टिकल नेचर भी होता है। अब जैसे अब मैं हूं, मेरे अंदर को छोटे छोटे टुकड़े करते चले जाइए और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, मुझ में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर फेंक के मारिए, तो वेव की तरह जाएगा। तो यानी कि अगर किसी का मास बहुत कम है तो उसमें वेव नेचर आसानी से ऑब्जर्व होगा, पार्टिकल नेचर नहीं होगा। और किसी का मास बहुत ज़्यादा है तो उसका पार्टिकल नेचर आसानी से ऑब्जर्व होगा, वेव नेचर आसानी से ऑब्जर्व नहीं होगा। यानी कि मैटर में दोनों तरह के नेचर पाए जाते हैं, वेव भी और पार्टिकल भी। अब डुअल बिहेवियर आ गया, अब आपके सामने डुअल बिहेवियर आ गया। अब आप देखेंगे उसने फॉर्मूला दिया, लैम्डा इक्वल्स टू h/p, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, ठीक है जी। अच्छा, p क्या है मेरा, मोमेंटम, p मेरा क्या है, मोमेंटम। लैम्डा इक्वल्स टू h/p, p मेरा मोमेंटम है, मोमेंटम मेरा मास इनटू वेलोसिटी होता है। तो लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, मास क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब आप कहोगे ये रिलेशन आए कहाँ से, तो ये रिलेशन कहाँ से आए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने डुअल नेचर बोला, मैटर का डुअल नेचर है, तो डुअल नेचर का मतलब उसमें पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। अब पार्टिकल नेचर की जो एनर्जी होती है वो mc² से निकाली जाती है, और वेव नेचर की जो एनर्जी होती है वो कैसे निकाली जाती है, h म्यू मतलब hc/λ। अब इसने क्या काम करा डी ब्रोगली ने, उसने कहा ये दोनों एनर्जी सेम है, तो उसने ना mc² बराबर hc/λ रख दिया, c से c गया, तो लैम्डा मेरा बराबर क्या आ गया, लैम्डा मेरा आ गया h/mc। अब c जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, तो उसने इसे वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल में कन्वर्ट कर दिया। उसने बोला लाइट था तो वेलोसिटी ऑफ लाइट पुट होगा, लेकिन पार्टिकल है तो उसकी वेलोसिटी प्रूफ होगी, तो लिखी जाएगी। तो लैम्डा बराबर में h/mv कर दिया, c को रिप्लेस कर दिया वेलोसिटी से। उसने कहा c एक स्पेशल वर्ड है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के लिए यूज होता है। हम लोग यहाँ पे पार्टिकल को मूव कर रहे हैं तो c की जगह वेलोसिटी रख दो, तो लैम्डा इक्वल्स टू में h/mv और मास इंटू वेलोसिटी को हम लोग मोमेंटम कह देते हैं। अच्छा, अब ये दोनों फॉर्मूले तो क्लियर हो गए। अब इसकी बात करेंगे, ये कहाँ से आया, तो सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12mv²।
बात क्लियर। अच्छा जी, अब 2 उधर ले जाओ तो 2 काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू में mv², मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दो, ठीक, इस मास को इधर पहुंचा दो, तो 2 इंटू मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी, और ये हो गया m² इंटू में v² मल्टीप्लाई हो गई। अब ये क्या चीज हो गई, ये चीज हो गई mv का होल स्क्वायर, mv क्या है, मोमेंटम का होल स्क्वायर, और ये मेरा क्या आ गया 2 इंटू में मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी, यानी कि जो मेरा मोमेंटम आ गया वो आ गया √2 इंटू में मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो इस मोमेंटम को यहाँ पर मैंने पुट कर दिया, तो P की वैल्यू मैंने पुट कर दी 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी √, में, तो P की जगह पुट कर दो, लैम्डा का फॉर्मूला आपका ये वाला आ गया, आपको दिख ही रहा होगा। चलिए अब इसमें 2 न्यूमेरिकल्स पर हम लोग फोकस करेंगे, जरा ध्यान देखना। पहले कह रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी इतनी, तो मुझे 2.20 के अंदर वेलोसिटी दे दी गई है, किसकी वेलोसिटी दी गई है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दी गई है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी दे दी मुझे, 2.05 इंटू 10⁷ मीटर पर सेकेंड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको पता ही है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। कैलकुलेट द वेवलेंथ, लैम्डा मुझसे पूछा है, तो लैम्डा का फॉर्मूला होता है H/P, P को खोल दो, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास किसका, इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो लैम्डा इक्वल्स टू में H को खोल दो 6.626 10⁻34, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू में 10⁻31, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.05 इंटू में 10⁷। तो अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, सोल्व करके जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3.548 इंटू 10⁻11, ठीक है जी, मीटर। तो ये मेरी वेवलेंथ का फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला कह रहा हूँ, आंसर आ गया 2.20 का। ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2.21, जो कि बहुत ही आसान है, ये रहा आपके सामने। कह रहा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसने मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मुझे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg, कॉमा लगा दिया। उसके बाद कह रहा है इट्स काइनेटिक एनर्जी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मुझे दे दी गई है, जो काइनेटिक एनर्जी मुझे इसने दे दी है वो दे दी है 3.0 इंटू में 10⁻25 जूल। बात क्लियर। तो मुझे काइनेटिक एनर्जी दे दी है, कह रहा है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ, यानी कि मुझको लैम्डा निकालने के लिए कह रहा है। तो जो लैम्डा मेरा होगा वो होगा H/, ये फॉर्मूला लगेगा √2 इंटू में मास इंटू में काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा, अब लैम्डा इधर आ गया। अब मेरा H का जो फॉर्मूला है प्लैंक कांस्टेंट, H का जो मेरी वैल्यू है वो 6.626 10⁻34, √ मैंने कर दिया, 2 लिख दिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता ही है 9.1 इंटू में 10⁻31। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी जो मुझे दे रखी है इसने, वो दे रखी है डायरेक्ट, वो दे रखी है 3 इंटू में 10⁻25, और यहाँ से मैं लैम्डा सोल्व कर लूँगा, और लैम्डा मेरा आ जाएगा 8.9625 इंटू में 10⁻7 मीटर, या फिर लैम्डा मेरा आ जाएगा 8967 एंगस्ट्रॉम। देखिए जरा एक बार आप लोग इस चीज़ को कैसे मैंने कर रखा है, फोकस कीजिएगा। चलिए भाई 2.57 देखेंगे। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर, पता ही है, प्रपोज बाय द डी ब्रोगली, अच्छी बात है। रिलेट टू द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी यूज्ड टू for highly magnified image of the biological molecule and the other types of the material is the velocity of the electron in this microscope। माइक्रोस्कोप के अंदर वेलोसिटी ऑब्जर्व की गई है इलेक्ट्रॉन की, ये रही। तो गिवन में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है 1.6 इंटू में 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और मुझसे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोगों को पता ही है 9.1 इंटू में 10⁻31 kg होता है, और मुझसे यहाँ पर लैम्डा पूछा गया है। तो बहुत ही आसान है, लैम्डा इक्वल्स टू में H/ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू में वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और H की वैल्यू है 6.626 10⁻34, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसकी वैल्यू है 9.1 इंटू में 10⁻31, और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 1.6 इंटू में 10⁶। तो अब इस लैम्डा को हम लोग सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो मेरी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4.55 इंटू में 10⁻10 मीटर, या फिर लैम्डा बराबर आ जाएगा 455 पिकोमीटर। ये आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
ठीक है, डन। चलिए बच्चों, 3 क्वेश्चन और एनसीईआरटी के देखेंगे। तो पहले 2.58 का गिवन लिख देते हैं। क्या सिमिलर टू द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन, न्यूट्रॉन डिफ्रैक्शन माइक्रोस्कोप आल्सो यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल इफ द वेवलेंथ यूज 800 पिकोमीटर। लैम्डा गिवन है 800 इंटू 10 की पावर -12 मीटर मेरा। कैलकुलेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेलोसिटी एसोसिएट विद द न्यूट्रॉन। वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है, मास ऑफ न्यूट्रॉन हमें पता होना चाहिए। मास ऑफ न्यूट्रॉन सभी को पता है 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला होता है वो h अपॉन में मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू में वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन होगा। यानी कि सिंपल सी बात क्या है, यानी कि लैम्डा इक्वल्स टू में हो गया 6.626 10 की पावर -34। मास ऑफ न्यूट्रॉन मेरा आ गया है 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 और वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन मुझे निकालना है। साथ में लैम्डा मुझे गिवन है 800 पिकोमीटर, तो 800 इंटू में 10 की पावर -12। तो मुझे वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। तो मेरा जो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा ये नीचे और ये ऊपर, तो ये मेरा आ गया 6.626 10 की पावर -34। तो ये नीचे और वो ऊपर, तो ये हो गया 1.67 इंटू में 10 की पावर -27 और ये होगा 800 इंटू में 10 की पावर -12। तो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा तो मेरी निकल जाएगी 4.94 मीटर, सॉरी 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ न्यूट्रॉन है अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो मेरी आ गई है 494 मीटर पर सेकेंड। बात क्लियर? 2.58 खत्म। अच्छा, 2.58 के बाद है 2.59। तो 2.59 को देखेंगे क्या कह रहा है गिवन में। तो गिवन में मुझसे ये कह रहा है इस जगह पर कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर फर्स्ट ऑर्बिट इतनी, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है 2.19 इंटू में 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता ही है 9.1 इंटू में 10 की पावर -31 kg। और कह रहा है कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इट। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। लैम्डा का फॉर्मूला h अपॉन में मास इंटू वेलोसिटी आएगा। ठीक है जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी सॉल्यूशन दे देते हैं हम लोग, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इसके इधर कर देते हैं। लैम्डा इक्वल्स टू में h की वैल्यू पुट कर दो 6.626 10 की पावर -34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू में 10 की पावर -31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बता ही दिया था 2.19 इंटू में 10 की पावर 6। तो लैम्डा इसको मैं सोल्व कर दूंगा। सोल्व करने के बाद लैम्डा मेरा आ गया 332 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, यानी कि ये हो गया पिकोमीटर, 332 पिकोमीटर। तो ये मेरा लैम्डा आ गया। बात क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे। अगर मैं 2.6 की बात करूं, 2.60 की बात करूं, द वेलोसिटी ऑफ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन मूविंग इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 1000 वोल्ट इज 4.34 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। इफ द हॉकी बॉल ऑफ अ मास 0.1 kg, मास ऑफ बॉल मुझे दे दिया है 0.1 kg और इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी, मतलब जिस वेलोसिटी से ये प्रोटॉन मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से अगर हॉकी बॉल मूव करेगी तो हॉकी बॉल की जो वेलोसिटी मुझे दे दी है वो दे दी है 4.37 इंटू में 10 की पावर 5। तो कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद दिस वेलोसिटी। तो इसका लैम्डा मुझे निकालना है। तो लैम्डा निकालने के लिए जगह चाहिएगी और जगह ये हमने यहाँ से साफ कर दी। और अब इसको हम लोग निकालेंगे लैम्डा को। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से इधर आ जाएंगे। तो लैम्डा का फॉर्मूला है h अपॉन मास ऑफ बॉल इंटू में वेलोसिटी ऑफ बॉल। तो लैम्डा बराबर h की वैल्यू 6.626 10 की पावर -34। मास ऑफ बॉल मेरा दे दिया है 0.1, वेलोसिटी ऑफ बॉल मुझे दे दिया है 4.37 10 की पावर 5। तो लैम्डा मेरा इसके बाद हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, बहुत ही आसान बैठेगा। तो लैम्डा लगभग मेरा कैलकुलेट करके आ जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे।
तो ये मेरा लगभग आ गया 1.516 10⁻⁻34 मीटर। तो ये मेरा लैम्डा आ गया। इसको कैलकुलेट करने के बाद तो आप देख सकते हैं बेहद ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। तो एक बार हमें लैम्डा निकालना था, नीचे आपको दिखानी होगा, ये रहा लैम्डा, दिख गया ना। तो लैम्डा निकालना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, और ये इम्पोर्टेंट भी है, ज़रा ध्यान समझना, इसके बारे में कई सारी चीज़ें मुझे बतानी है। देखिए 2.32 में कह रहा है शो दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ये कह रहा है कि जो सर्कमफ्रेंस है आपकी ऑर्बिट की, बोहर ऑर्बिट की जो सर्कमफ्रेंस है 2πr, वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसके, वेवलेंथ के। ये बात उसने बोली है। पढ़ लो चाहे, शो दैट प्रूव करो सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द ऑर्बिट। तो गिवन है, जरा ध्यान देखेंगे, सिंस अ हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अकॉर्डिंग टू द बोहर पोस्टुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट। देखो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसका एंगुलर मोमेंटम NVR इक्वल्स टू में NH/2π होता है। यहाँ पर n बराबर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, इस तरह से है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली लैम्डा बराबर होता है H/mv। तो mv क्या हो जाएगा, H/लैम्डा। भाई mv धर ले आओ, लैम्डा धर ले आओ। अब इस mv की वैल्यू को इस mv की वैल्यू में मैंने पुट कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इस mv की जगह मैंने क्या रख दिया, h/लैम्डा। तो h/लैम्डा r, h से h गया। अच्छा जी, लैम्डा उधर चला गया, 2πr इधर आ गया। तो 2π उसने यही बोला था कि प्रूव करो कि बोहर ऑर्बिट की जो सर्कमफ्रेंस है 2πr वो इंटीग्रल मल्टीपल हो जाए डी ब्रोगली वेवलेंथ के n लैम्डा के। अब इस बात का क्या मतलब है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये इंग्लिश तो हम लोग पढ़ ही लेंगे, पहले मैं इधर का रब करके इस चीज़ का मतलब आपको समझाता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। अब जरा ठीक है, देखिए इस बात का मतलब क्या है, यहां से मैं आपको समझाता हूं। इस जगह पर बोर्ड पर आप लोग ध्यान पूर्वक समझना जो मैं बात आपको समझाने जा रहा हूं। देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहां समझाता हूं। यहां पर मैं एक काम करता हूं, इस ब्लू पेन से न्यूक्लियस बना देता हूं पॉजिटिव, दिख रहा होगा आपको। अब ये मैंने बनाई आपके लिए पहली शेल n बराबर 1, ये मैंने बना दी ग्रीन से सेकंड शेल, दिख रही होगी आपको शेल नंबर 2, और ये मैंने बना दी थर्ड शेल रेड से, उम्मीद है दिख रही होगी आपको, और ये मैंने बना दी ब्लैक से फोर्थ शेल, उम्मीद है दिख रही होगी। देखो जरा, दिख रहा है पूरा सर्कल, हाँ पूरा सर्कल दिख रहा है, n बराबर 4। अब मैं आपको समझाता हूं ये क्या कहना चाहता है। ये कहना चाहता है यहां पर n बोहर के हिसाब से है नंबर ऑफ ऑर्बिट, बोहर के हिसाब से क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहां पे n बराबर 4, और डी ब्रोगली के हिसाब से ये क्या है, ये क्या है, कितनी वेवलेंथ। देखो ध्यान से 2πr, 2πr का मतलब क्या है कि इसकी फोर्थ शेल की जो सर्कमफ्रेंस है वो 2πr है, यहां से लेके यहां तक 2πr है। अब अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 4 पुट कर दूं तो n की वैल्यू 4 पुट करने पर तो मेरा 2πr बराबर 4 लैम्डा आ गया। देखो दिख रहा होगा आपको, 2πr बराबर 4 लैम्डा, हाँ दिख रहा है। तो यानी कि जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 2πr, इसके अंदर 4 वेव आएगी। 4 वेव कैसे आएगी मैं दिखाता हूँ आपको। देखो इसका मतलब क्या है, एक वेव दिख गई आपको, एक वेव। अब ध्यान देखिए आप, दूसरी वेव दिख गई आपको, तीसरी वेव दिख गई आपको, चौथी वेव। 4 वेव दिखी आपको, दिखी आपको 4 वेव। इसका मतलब है कि जो फोर्थ n बराबर मैं फोर्थ रखूंगा तो उसकी जो 2π सर्कमफ्रेंस है वो बराबर 4 लैम्डा, यानी कि चौथे शेल के अंदर अगर मैं वेव की बात करूं तो 4 वेव बनेगी। चौथे शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो 4 वेव में मूव करेगा। देखो ध्यान से, एक वेव ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही और चौथी ये रही। इसी तरीके से मान लीजिए मैं थर्ड वाली ले लूं, कौन सी ले लूं, थर्ड वाली ले लेता हूं। अगर मैं n बराबर 3 ले लूं तो अब n बराबर 3 क्या, ध्यान समझे, इसकी पूरे की सर्कमफ्रेंस आपको पता ही है कितनी है, ये 2πr है, ये 2πr है।
अब यहाँ पे n की जगह 3 रख दीजिए। तो इस 3 के 2 मतलब है, पहला थर्ड ऑर्बिट बोहर के अकॉर्डिंग, और तीसरा की जो 2πr इसकी सर्कमफ्रेंस है उसमें 3 वेव बनेगी। यानी कि 3 वेव कैसे बनेगी, जरा ध्यान समझो। ये आ गई आपकी पहली वेव, फिर ये आ गई आपकी दूसरी वेव, और फिर ये आ गई आपकी तीसरी वेव। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये आ गई आपकी थर्ड वेव। यानी कि तीसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा वो तीसरे शेल में जो मूव करेगा वो 3 वेव बनाएगा। इसी तरह से आप ध्यान समझेंगे, सेकंड शेल पर आ जाइए। अगर मैं सेकंड शेल की बात करूं तो आप मुझे बताओ कितनी वेव बनेगी। आप मुझे बताओ, अगर सेकंड शेल है तो n बराबर 2, तो जो 2πr बराबर होगा 2 लैम्डा के इक्वल होगा। तो जरा 2 लैम्डा देखेंगे, जरा ये 1 हो गई। अब देखो ये 2 हो गई। तो इलेक्ट्रॉन जो वेव बनाएगा इसके अंदर 2 बनाएगा। इसी तरह से n बराबर 1 होगा, तो n बराबर 1 के अंदर एक वेव बनेगी। अब एक वेव क्या होती है, जब हम सर्कल घुमाते हैं तो वो एक वेव बन जाती है। कैसे बन जाती है एक वेव, मैं समझाता हूं। मान लीजिए किसी ने एक सर्कल बनाया तो ये एक वेव बनी। कैसे बनी, जरा सर्कल को ध्यान से देखना। ये मैंने सर्कल बनाया इस तरीके से, ध्यान समझो। ये सर्कल मैंने आधा रेड से बना दिया, ठीक है जी, और आधा बना दिया ग्रीन से। अगर आप ऑसिलेशन एंड वेव फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक सर्कल का मतलब एक लैम्डा होता है, खुद आप ध्यान से समझेंगे इस चीज को। कैसे, मैं अभी आपके सामने एक वेव दिखाता हूं। अगर कोई बंदा सर्कुलर पाथ को ऐसे मूव कर ले तो एक वेव लेंथ हो जाती है। बात क्लियर, एक लैम्डा हो जाता है। कैसे हो जाता है, जरा आप इस रेड वाले को देखिए। इस रेड वाले आधे को बनाइए, आप बना दिया। अब इस ग्रीन वाले को बनाइए। बात क्लियर, पूरे सर्कल को मूव करने का मतलब है एक वेवलेंथ हो जाना। तो बोहर ने इलेक्ट्रॉन को बता दिया था कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, क्योंकि बोहर का मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम था, तो उसने सर्कुलर पाथ में मूव करा। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता था, फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 उसने नहीं पढ़ा था, जिसके अंदर ऑसिलेशन वेव में वो कहता है कि एक सर्कल का मतलब भी एक पूरी वेवलेंथ होता है। तो जब वो दूसरे शेल में जाता तो अपना आप वो देखता कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से सेकंड शेल के अंदर काम कर रहा है। अब ध्यान समझिए, अगर जैसे मान लीजिए n बराबर मैं 5 ले लूं, क्या ले लूं 5, जरा ध्यान समझिएगा। ये मेरा न्यूक्लियस हो गया, ठीक। अब ध्यान समझिए, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल और ये पांचवा शेल। मैंने जानबूझ के बड़ा बनाया। अब पांचवा शेल है तो आप समझिए कितनी वेव बनेगी, खुद बताइए। n बराबर 5, तो जो 2πr है यहां से लेके यहां तक, ये 5 लैम्डा कवर अप करेंगे। कैसे करेंगे 5 लैम्डा कवर अप, ये लीजिए 1 लैम्डा, ये लीजिए आपका दूसरा लैम्डा, ये लीजिए आपका तीसरा लैम्डा, ये लीजिए आपका चौथा लैम्डा और ये लीजिए आपका पांचवा लैम्डा। इस तरह से बात क्लियर। तो क्या भी रहा है, सिंस 2πr रिप्रेजेंट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट रेडियस r, इट इज प्रूव बाय द इक्वेशन नंबर 3, 2πr आ गया, ठीक है जी। दैट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ। यानी कि सिंपल सीधी बात है, n बराबर 5 यानी कि नंबर ऑफ ऑर्बिट 5 और n बराबर 5 लैम्डा, यानी कि इसकी जो 2πr डिस्टेंस है वो 5 वेवलेंथ बना करके कवर अप करेगा इलेक्ट्रॉन्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। 2 अलग अलग कलर पेन से मैंने समझा दिया। यहाँ पर डी ब्रोगली के मुख्य समाचार हमारी तरफ से ख़त्म होते हैं। इसके बाद जो हमारा लो चलेगा वो हाइजेनबर्ग चलेगा। NCERT क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिए हैं। आज के लिए यहीं विराम।